Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of June 2021. तो 12 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज, इस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, इसके साथ साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस की नोट्स प्लस हमारा सी सेट का कोर्स ऑलरेडी ऑनलाइन है अवेलेबल। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके आंसर्स आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज होस्ट द ट्रैक चाइल्ड पोर्टल। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दूसरा सवाल है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच इज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। इनमें से किस पर्पस के लिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच स्टार्ट किया गया? ऑप्शंस आर ए टू एड्रेस द राइजिंग इन्फ्लेशन, बी टू रेगुलेट द वैक्सीन प्राइजेस, सी टू रिफॉर्म द स्टॉक मार्केट या डी टू रिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशंस। तीसरा सवाल है, चाइम इज एन इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप लोकेटेड इन। चाइम टेलीस्कोप इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए मौना किया हवाई, बी सियरा नेगारा मैक्सिको, सी अटाकामा डेजर्ट चिली या डी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। प्लीज़ डू ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। एंड में मैं आंसर आपको बता दूंगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, विमेन्स हैव प्लेड अ वेरी वाइटल रोल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फैमिली फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, but still they have not got the credit they deserve. What changes do you think are necessary to improve both the status of women as well as their contribution? तो विमेन का जो रोल रहा है वो फैमिली के अंदर और फैमिली के बाहर दोनों बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहा है बहुत पहले के समय से, बट स्टिल उनको आज तक उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना वो डिजर्व करती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्टेटस? पहली चीज़ तो उनका स्टेटस इंप्रूव हो, दूसरा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंप्रूव हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि फ्रेम किया है मैंने। एंड इफ़ यू ट्राई टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस विल बी वेरी गुड। एक थिंकिंग प्रोसेस आपकी डेवलप होगी एंड वेरी गुड। यू पीपल आर राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर्स। लेट मी शो यू वंस। See, you people can see this is a question for 11th June, yesterday's question, and you people have written extraordinary answer. मतलब कि जैसे कृष्णा मंगेर has written this answer. इसके अलावा रवि ठाकुर has written the answer. सरस्वती प्रियंका has written the answer. Every day you people are writing. दो ये इन्होंने हैंड रिटन लिखा है. अंजलि विश्वकर्मा was there. अंजलि विश्वकर्मा wrote an answer. इसके अलावा सुधांशु मिश्रा again wrote a very good answer. दीप्ति कुमारी always she is always writing the answer. सो दैट इज कमेंडेबल। यू पीपल आर डूइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड जो लोग मेहनत करेंगे ऑब्वियसली बात है रिजल्ट उनको मिलेगा, है ना। सो कीप राइटिंग, कीप एक दूसरे का रिव्यू भी करना आप लोग शुरू कर दीजिए, सो दैट वे यू विल ऑल्सो इम्प्रूव मच मोर। अब मूव करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स जो कि हैं। पहली है, असम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 2 नए नेशनल पार्क्स। 2 न्यू नेशनल पार्क्स आर बीइंग नोटिफाइड बाय असम गवर्नमेंट। फर्स्ट इज दिहिंग पटकई इज द नेशनल पार्क एंड सेकंड वन इज रायमोना नेशनल पार्क विच इज इन द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो अभी तक जो असम में था देयर वर 5 नेशनल पार्क्स इन असम, ठीक है ना। 5 नेशनल पार्क्स थे असम में। अब जो है 2 नए जुड़ जाने से 7 नेशनल पार्क हो जाएंगे असम में, ठीक है ना। 7 विल बी द न्यू नंबर। एंड 2 नए कौन से हैं? पहला इज दिहिंग पटकई एंड सेकंड वन इज रायमोना नेशनल पार्क विच इज इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। तो दिस वे इट विल मेक 7 नेशनल पार्क्स। एंड 5 नेशनल पार्क जो पहले के थे कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, रेस्ट 5 आर काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, दिब्रू साइखोवा। दीज वर द 5। एंड इसमें अगर देखें तो काजीरंगा और मानस जो हैं दे आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टाइगर रिजर्व्स एज वेल। तो काजीरंगा एंड मानस आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज वेल एज टाइगर रिजर्व्स। एंड इसके अलावा नामेरी एंड ओरांग आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स, ठीक है ना। तो डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व्स नामेरी एंड ओरांग भी हैं। सो दिस इज वॉट यू शुड नो अबाउट दीज न्यू नेशनल पार्क्स। Second news is regarding the master plan of Delhi. तो master plan of Delhi has been released. Draft master plan of Delhi
दिल्ली 2041, याद रखेगा 2041, ठीक है ना। तो पहली चीज तो 20 सालों के लिए है अगले, तो ड्राफ्ट मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली for 2041 has been made public and this will remain in public for 45 days for scrutiny। 45 दिनों तक अब ये रहेगा पब्लिक डोमेन में, स्क्रूटनी के लिए रहेगा। एंड दिस मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली विल सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। अगले 20 सालों में दिल्ली का डेवलपमेंट किस लाइन पे होने वाला है, कौन सी लाइंस में होने वाला है, इस चीज को ये दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो डिफाइन करेगा, ठीक है ना। एंड दिस मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट फोकसेस ऑन इन्वायरमेंट एंड टैकलिंग पोल्यूशन। तो ये जो मास्टर प्लान है ये पोल्यूशन को टैकल करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली उसके लिए भी काम कर रहा है। एंड दिस ऑल्सो अलाउज प्राइवेट डेवलपर्स टू ऑफर लैंड पूलिंग स्कीम्स, ठीक है ना। लैंड पूलिंग स्कीम्स प्राइवेट डेवलपर्स को दी जाएगी और इन्वायरमेंट को हमेशा देखा जाएगा, डेवलपमेंट के साथ साथ पोल्यूशन को भी कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी। एंड व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ दिस प्लान? टू मेक दिल्ली लिवेबल एंड सेफ। पहली चीज तो दिल्ली को सेफ और लिवेबल बनाना है। सेकेंड इज टू प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, टू ऑफर हाउसिंग फॉर ऑल एंड एम्फेसाइजेस ऑन अफोर्डेबल एंड रेंटल एकोमोडेशन, ठीक है ना। अफोर्डेबल एंड रेंटल एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करना भी इसका एम है। प्रोवाइड बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बेटर प्रोवाइड करने का इसका एम है, याद रखिएगा। अब एक नया इंडेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जो है नाइट फ्रैंक्स करके एक कंपनी है वो निकालती है, नाइट फ्रैंक्स, ठीक है ना। नाइट फ्रैंक्स याद रखिएगा, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। और इसमें जो इंडिया है इट हैज मूव्ड डाउन बाय 12 स्पॉट्स इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थोड़ा कम हुई है, क्यों? क्योंकि जो रियल स्टेट के रेट्स हैं, द रेट्स ऑफ रियल स्टेट हैव डिक्लाइंड इन दिस कोविड ईयर, है ना। कोविड के कारण जो रियल स्टेट के दाम है काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। फॉर दैट रीज़न इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम 43rd रैंक टू 55th पोजीशन। तो 43rd से 55th पोजीशन पे हम आ गए हैं, ठीक है ना, इन दिस नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। तो इसको याद रखिए, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। आगे अगर हम द हिंदू के पेज नंबर 4 पर आते हैं तो यहाँ पे 2 न्यूज़ आइटम्स हैं। एक है ईडी सर्चेज ऑफिस ऑफ टीआरएस एमपीज फर्म एंड दूसरा है हाई कोर्ट अपहोल्ड्स सीसीआई ऑर्डर टू प्रूव अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे हमको 2 चीज़ों के बारे में जानना है, एक तो ईडी के बारे में और दूसरा सीसीआई के बारे में। तो दोनों चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले ईडी के बारे में तो आपको बता दूं कि ईडी का जो ओरिजिन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको बोलते हैं, इसका ओरिजिन जो है वो 1956 में हुआ। इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से इसको बनाया गया। 1956 में ईडी को इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनाया गया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर रखा गया था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर रखा गया था, ठीक है ना। और तब ये एक जो एक्ट मतलब रेगुलेट करता था, देखता था, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 का। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 ये देखता था, ठीक है ना। उसके बाद कहना चाहिए कि जब 1957 में इसका नाम बदला गया, 1957 में ईडी का नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया। मतलब कि इन्फोर्समेंट यूनिट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1 साल के बाद यानी 1957 में कर दिया गया। 1956 में इसको बनाया गया था किस नाम से? इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से। 1957 में इसको कर दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से। नाउ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टरेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन 1960। इस चीज के 3 सालों के बाद यानी कि 1960 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से हटा करके इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत डाल दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर डाल दिया गया। अब अगर हम पावर्स देखें डायरेक्टरेट की तो 2 एक्ट है इंडिया में जिसके अंतर्गत ये इसको पावर मिलती है। पहला है फेमा। फेमा एक सिविल लॉ है, याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, ये सिविल लॉ है। और यहाँ पे ईडी को पावर है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कंट्रावेंशंस ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज। तो यहाँ पे इसके सिविल लॉ से पावर मिलती है। दूसरा है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो एक क्रिमिनल लॉ है। तो ये फेमा सिविल लॉ से इसको पावर मिलती है एंड पीएमएलए यानी कि पीएमएलए क्रिमिनल लॉ से भी इसको पावर मिलती है। तो ये दोनों आप चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। पीएमएलए 2002 का एक्ट है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो डायरेक्टरेट है उसमें कहाँ कहाँ से मेंबर आते हैं? उसमें मेंबर आते हैं आपके सीबीआई से भी आते हैं, पुलिस से भी आते हैं डेपुटेशन पे, और आपका कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज से भी आते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड अदर फंक्शंस में आप देखें तो कुछ केसेस जैसे कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के जो केसेस हैं तो उनके फ्यूजिटिव्स के केसेस भी ईडी के अंतर्गत आता है। एंड इसके अलावा
कोफेपोसा हो गया आपका, कोफेपोसा 1974 का एक्ट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भी ईडी देखता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रिगार्डिंग ईडी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे सीसीआई के बारे में आपको बता दूं, सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट। 2002 का कॉम्पिटिशन एक्ट जो है उसको इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2009 में। अब देखिए एक्ट कब आ गया था, 2002 में, लेकिन इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, 2009 में। तो ये भी याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट जो है वो 2002 का है, 2002 का है, बट जो बॉडी बनी, कॉन्स्टिट्यूट हुई फाइनली, वो 2009 में हुई, 2009 में हुई, है ना। नाउ दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो इसमें कितने लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है एंड 6 मेंबर्स, 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स आर देयर एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट एंड इनको अपॉइंट कौन करता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ दिस कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये जो कमीशन है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है एंड इट गिव्स ओपिनियंस टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, it gives opinions to statutory authorities and also deals with other cases, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है एंड द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल बी होल टाइम मेंबर्स। तो चेयरपर्सन जो है और जो 6 अदर मेंबर्स हैं दे आर होल टाइम मेंबर्स। तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस। इसके अलावा एक और चीज़ कि कॉम्पिटिशन एक्ट के पहले क्या था, तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया, लेकिन उसके पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन करने के लिए कौन सी बॉडी, कौन सा एक्ट था, तो MRTP एक्ट था, यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का एक्ट था। MRTP एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का एक्ट था एंड दिस वाज देयर, जिसको रिप्लेस किया गया, जो कंपटीशन एक्ट 2002 में आया तो इसने रिप्लेस किया था। और ये कंपटीशन एक्ट आया था राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है ना, राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, ठीक है। तो रिमेंबर दिस ऑल्सो दैट दिस केम आफ्टर द राघवन कमेटी रिकमेंडेशन एंड दिस वाज देयर टू रिप्लेस द MRTP एक्ट, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। इसके अलावा एडिटोरियल्स आज अपन डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता। पहली चीज़ ये है जो है वैक्सीनेशन पे है, ठीक है ना। तो अब हम कोविड पे इतना ज़्यादा जान चुके हैं कि हमको फालतू इसमें डिलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरा ये भी आर्टिकल कोविड के ऊपर ही है, कोविड डेथ्स के ऊपर है, तो हम however sad we cannot discuss it for the exam point of view, ठीक है ना। द सिग्नल्स फ्रॉम ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज क्लियर, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन मानसून मेलेडी, दिस इज ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आज के कोई भी एडिटोरियल ऐसे नहीं है जो कि आपको डिस्कस करना ज़रूरी है, ऐसा कोई भी आर्टिकल इनमें से नहीं है ना। और अपन ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट करके सिर्फ वीडियो का टाइम लेंथ लंबा करने के लिए हम ये डिस्कस नहीं कर सकते। मैप ऑफ द डे जरूर मैं आपको बताता हूँ। अब कल आपको पता है यूरो कप स्टार्ट हो गया, यूरो कप में कल टर्की वर्सेस इटली का मैच था, इटली 3-0 से जीत भी गई है। तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ इटली फॉर दैट रिगार्ड। तो इटली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो बीच वाला पोर्शन है, ग्रीनिश पोर्शन है, पूरा इटली का दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक रेंज इंपॉर्टेंट है जो इटली में लाई करती है, उसका नाम है एपेनाइन। तो एपेनाइंस जो है, एपेनाइंस अगर आपसे कहीं पूछता है क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछ जा सकता है, जैसे एपेनाइंस कहाँ पर लाई करते हैं, तो एपेनाइंस लाई कहाँ करते हैं, इटली में लाई करते हैं, रिमेंबर दैट। नाउ इटली जो है वो उसके अगल बगल बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसके यहाँ पे तो मेडिटेरेनियन सी है, बिल्कुल सबसे जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आपको दिख रहा होगा। देन उसके ऊपर आपको टिरहिनियन सी दिख रहा होगा, टिरहिनियन सी, ठीक है ना। इनकी लोकेशंस भी आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, देन आपको यहाँ पे टिरहिनियन सी है, देन यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, ठीक है ना। और बीच में इसके ये आइनियन सी है, आइनियन सी एंड देन एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो मेडिटेरेनियन सी, टिरहिनियन सी, एड्रियाटिक सी, और नीचे फिर आपका एक आयनियन सी भी है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कुछ कुछ वाटर बॉडीज हैं जिसके अगल बगल आपका इटली
सराउंडेड है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नीचे देखो इटली और इसके नीचे कंट्री है माल्टा। इटली और माल्टा के बीच में माल्टा चैनल लाई करता है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इटली और ट्यूनीशिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ सिसिली है। देयर इज अ स्ट्रेट ऑफ सिसिली विच इज लोकेटेड बिटवीन द ये आपका इटली वाला पोर्शन एंड ट्यूनीशिया वाला। ट्यूनीशिया एक डिफरेंट कंट्री है, ये ट्यूनीशिया है और ये इटली है। इनके बीच में देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ सिसिली है। और यहाँ पर ये क्यों बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ सिसिली, क्योंकि ये जो रीजन है इटली का, ये जो सदर्न मोस्ट रीजन है, ये खुद अपने आप में सिसिली कहलाता है, ठीक है ना। इट इज नोन एज सिसिली ओनली एंड पैलेर्मो, दिस इज द रीजन पैलेर्मो। मनी हाइस्ट देखा ना, मनी हाइस्ट में सीजन 3-4 में पैलेर्मो भी है, तो वो सिटीज के ऊपर ही है बेस्ड। तो यहाँ पे देखो ये पैलेर्मो है, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, सिसिली इज देयर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा मेसिना स्ट्रेट। मेसिना स्ट्रेट जो पार्ट है वो आपका ये इटली का नेपल्स वाला रीजन जो है और यहाँ पे सिसिली वाला जो रीजन है उनको यहाँ पे देखो करता है मेसिना स्ट्रेट। मेसिना स्ट्रेट यहाँ पर लाई कर रहा है, देखो मेसिना स्ट्रेट है ना ये, तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ पर है। फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ टोरंटो है, टोरंटो है, देखो गल्फ ऑफ टोरंटो भी यहाँ पे लाई करता है। ये टोरंटो जगह है, गल्फ ऑफ टोरंटो उसको हम बोलते हैं। ये नेपल्स वाला पार्ट है, तो ये सिसिली, पैलेर्मो, नेपल्स, ये इंपॉर्टेंट जगह हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ अलग से। देन और ऊपर थोड़ा सा आप मूव करेंगे तो ये देखो रोम, देखो ये रोम आपको दिख रहा है ना। और वेटिकन सिटी यहाँ पर है, वेटिकन सिटी यहाँ पर है। तो जो प्रोफेसर का कोड है वो वेटिकन ही है, प्रोफेसर का कोड वेटिकन ही, क्योंकि ही इज़ द होली वन, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखने के लिए अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके ऊपर अगर अपन देखें तो यहाँ पे ये बता दिया मैंने आपको, बोलोगना है, बोलोगना इज देयर, इट इज़ लोकेटेड इन ट्यूरिन, सबसे ऊपर ट्यूरिन है आपका। और इटली का ट्यूरिन वाला रीजन ही है जो कि फ्रांस से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए। ऊपर फ्रांस से ये बॉर्डर टच कर रहा है, देन यहाँ पे मोनाको से बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया से यहाँ बॉर्डर टच कर रहा है, ऑस्ट्रिया वाले पार्ट से भी कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पे इटली में ऊपर आपको देखो मॉन्ट ब्लैंक दिख रहा होगा, यहाँ स्विट्जरलैंड से भी बॉर्डर टच करता है, स्विट्जरलैंड से बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है। और ये एड्रियाटिक सी को तो बहुत ज़्यादा वैसे टच कर रहा है, तो एड्रियाटिक सी को टच कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस मैप में थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे न्यूज़ है ट्रिब्यूट पेड टू फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी को हु मार्टियर्ड इन 1927, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल मार्टियर्ड इन 1927 फॉर हिज रोल इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी ट्रेन कांड आपको पता होगा, काकोरी ट्रेन थी, काकोरी ट्रेन कांड पता होगा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी में राम प्रसाद बिस्मिल ही टुक पार्ट इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। 1927 में ही मार्टियर्ड राम प्रसाद बिस्मिल जी। काकोरी के बारे में और आप क्या जानते हैं, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल जी? ही वाज बॉर्न इन शाहजहानपुर इन उत्तर प्रदेश शाहजहानपुर में उनका बर्थ हुआ था। एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड 125th एनिवर्सरी है, एंड दिस इज़ अ 125th बर्थ एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर विच इज़ देयर। एंड जो इंडिपेंडेंस का 75th ईयर है उसके साथ ही इसका सेलिब्रेशन भी किया जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आंसर मी द क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू अबाउट हिम, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। G7 टू प्लेज 1 बिलियन वैक्सीन शॉट्स फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे G7 की मीटिंग हुई थी। तो पहले तो दो फैक्ट आपको बता दो कि G7 जो है, G7 में मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो G7 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, यूके, यूएस। सबसे पहले याद रखिएगा कौन कौन से इसके मेंबर हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, यूके, यूएस। दीज आर द 7 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ दिस G7, ठीक है ना। इसके पहले G8 था, लेकिन फिर इसमें से रशिया बाहर हो गया था। एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसमें इसका जो फॉर्मेशन ईयर माना जाता है वो 1973 माना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कभी कि G7 का फॉर्मेशन या क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए कभी आ जाए, तो G7 का जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1973 माना जाता है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ पहले 8 था इसका, ग्रुप ऑफ 8 बोलते थे, फिर ग्रुप ऑफ 7 बन गया जब इससे रशिया बाहर हो गया, ठीक है ना। और इसी को हम लाइब्रेरी ग्रुप भी बोलते हैं, G7 को हम लाइब्रेरी ग्रुप भी बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको G7 ग्रुप को लाइब्रेरी ग्रुप भी
कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड 7 कंट्रीज़ के मैंने आपको नाम ऑलरेडी बता दिए हैं। अब 2 मेजर डिसीजन इस G7 की मीटिंग में हुए। पहला डिसीजन तो हुआ कि वर्ल्ड को लगभग 1 बिलियन वैक्सीन शॉट्स जो हैं वो G7 कंट्रीज अवेलेबल कराएंगी। दूसरा है मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स के बारे में, जिसमें कि 15% का रेट तय किया गया है कि 15% का मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स जो है वो सेट किया जाएगा। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, अगला न्यूज़ है जो है वो है चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो है वो ओपन कर दिया गया है। अब ये जो हॉस्पिटल है ऑब्वियसली बात है श्रीलंका में ओपन होगा, क्योंकि चाइना में तो ऑलरेडी होंगे काफ़ी सारे हॉस्पिटल। तो चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जो है वो श्रीलंका में ओपन किया गया है और चाइनीज़ ग्रांट से ये ओपन हुआ है। $60 मिलियन की चाइनीज़ ग्रांट दी गई है। और पोलोना रूवा नाम की जगह है श्रीलंका में, याद रखिएगा। नदन सेंट्रल प्रोविंस में पोलोना रूवा नाम की जगह है, पोलोना रूवा, वहाँ पर इसको ओपन किया गया है, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग कि ये चाइना श्रीलंका फ्रेंडशिप जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पे ओपन किया गया है, वो ओपन किया गया है पोलोना रूवा में, जो कि आपका श्रीलंका में लोकेटेड है। और दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये $60 मिलियन की चाइनीज़ ग्रांट से ये ओपन किया गया है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी अगेन। यहाँ पे आईआईपी के बारे में आया, तो आईआईपी क्या कहलाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहलाता है। तो इसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं, जो कि ये इंडेक्स है जो कि दिखाता है क्या ग्रोथ रेट है डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स में, ठीक है ना। इकोनॉमी के जितने अलग अलग इंडस्ट्रियल औद्योगिक ग्रुप्स हैं उनमें क्या ग्रोथ रेट हुआ है, क्या ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये निकाला कब जाता है, तो ये मंथली निकाला जाता है, मंथली निकाला जाता है। CSO निकालता है इसको, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मंथली इसको निकालती है, ठीक है ना। और ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 3 सेक्टर से ये निकलता है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। आप लिख लीजिए, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द 3 मेजर सेक्टर जहाँ से ये निकलता है। और इसमें जो कोर इंडस्ट्रीज है उनका 40% वेटेज है। जो कोर इंडस्ट्रीज है ना, कोर सेक्टर हम जिसको बोलते हैं, उनका 40% वेटेज है आईआईपी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको याद रखेगा, दीज आर द फैक्ट्स विच आई टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस। कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताया इसके रिगार्डिंग, आई होप यू विल रिमेंबर देम एंड यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। तो मूव करते हैं आगे। यहाँ पे जोकोविक ने हरा दिया है नाडाल को, एंड दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काफ़ी बड़ी बात है। और इटली ने कल टर्की को हरा दिया इन द यूरो कप। तो ये आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आंसर्स हैं आज के क्वेश्चंस के। पहला सवाल मैंने पूछा था कि ट्रैक कौन करता है, होस्ट कौन करता है ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, तो ऑब्वियस बात है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करेगा। दूसरा मैंने पूछा था मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच, ये किस पर्पस के लिए है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए डेवलप किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑपरेशंस को रिफॉर्म करने के लिए, याद रखेगा, मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जो है इसको फॉर्मुलेट किया गया है। चाइम का पूछा था मैंने कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में। चाइम कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में लोकेटेड है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस एंड आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।